हेलो एवरीवन। नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके बारे में हमारी संपूर्ण चर्चा केंद्रित रहेगी। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें इसके कुल 4 भाग हैं और 27 अध्यायों में ये विभाजित है। 4 भाग और 27 अध्यायों में ये विभाजित है। जो इस शिक्षा नीति, इसका पहला जो भाग है वह है स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा के बारे में जो प्रावधान किए गए भाग 1 में किए गए हैं और इसमें कुल 4 भाग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 भाग जो कि 27 अध्यायों में विभाजित है। यह भी हमें ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने भाग हैं और ये कितने अध्यायों में विभाजित है। तो 4 भाग 27 अध्यायों में विभाजित है और इसका पहला भाग है स्कूली शिक्षा से संबंधित और दूसरा भाग है उच्च शिक्षा से संबंधित मुख्य रूप से। और जो पहला भाग है उसके बारे में प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव, इसके बारे में चर्चा की गई है। और इसका जो दूसरा अध्याय है उसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त, इसके बारे में प्रावधान है। और इसका जो तीसरा अध्याय है इसमें कहा गया है ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। चौथा अध्याय है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की गई है। इसका 5वां अध्याय है वो है शिक्षक से संबंधित है, शिक्षकों के बारे में। और 6वां अध्याय है समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम, यानी समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम, इसके बारे में चर्चा की गई है। और 7वां अध्याय है स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। और इसका भाग 1 का जो 8वां अध्याय है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन, इसके बारे में चर्चा की गई। यानी भाग 1 में कुल 8 अध्याय और 8वां अध्याय स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन। ये भाग 2 है जो उच्च शिक्षा से संबंधित है। इसके अलावा भाग 3 अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे जिनके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें मुख्य रूप से जो NEP है व्यावसायिक शिक्षा के बारे में चर्चा करती है। प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, इसके बारे में भी बातें की गई हैं। भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन किस प्रकार किया जाए, प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग एवं उसका एकीकरण करना, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी का न्याय सम्मत उपयोग सुनिश्चित करना, उन तमाम चर्चाएं इस शिक्षा नीति में की गई है। और जो इसका अंतिम भाग है, चौथा भाग, क्रियान्वयन की रणनीति, यानी कि इस शिक्षा नीति को किस प्रकार धरातल पर लागू किया जाए, उसके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें अध्याय है 25, 26 और 27। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण करना, वित्त पोषण सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कार्यान्वयन। तो हम कह सकते हैं कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसके 4 भाग है जो कि 27 अध्यायों में विभाजित है। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे मुख्य रूप से, आज की हमारी संपूर्ण चर्चा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का
भाग 1 स्कूली शिक्षा, जिसका अध्याय 8 स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन, इसके बारे में हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रावधान किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है, उन तमाम पहलुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन क्यों जरूरी है, इसके बारे में चर्चा एनईपी 2020 में की गई है कि स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार करना होगा। यानी कि स्कूली शिक्षा की जो नियामक प्रणाली है, जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसका लक्ष्य है शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार करना, अपेक्षित सुधार किए जाने चाहिए। इसके लिए आगे कहा गया है कि जो नियामक प्रणाली है यह स्कूलों नवाचारों को सीमित दायरे में नहीं रखेगा या शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों के उत्साह और हिम्मत में बाधा नहीं पहुंचाएगी। इसमें कहा गया है कि स्कूली शिक्षा की जो नियामक प्रणाली है, जो व्यवस्था है, जो रेगुलेटिंग सिस्टम है, वह स्कूलों को और उनके नवाचारों को सीमित नहीं रखेगा या सीमित नहीं करेगा, साथ ही शिक्षकों, प्रधानाचार्य और विद्यार्थियों के उत्साह और हिम्मत को कम नहीं करेगा, उनमें बाधा नहीं पहुंचाएगा। आगे कहा गया है कुल मिलाकर विनियमन को, यानी स्कूल का जो नियामक प्रणाली है, जो नियम और रेगुलेशन है, उनको स्कूलों और शिक्षकों को विश्वास के साथ सशक्त बनाने का लक्ष्य रखना होगा। जो भी नियम और रेगुलेशन बन रहे हैं, उन नियम और रेगुलेशन में शिक्षक और स्कूल और विद्यार्थियों के सापेक्ष होने चाहिए, उनकी भावनाओं के अनुसार होने चाहिए, उनके मूल्यों के अनुसार होने चाहिए, जिससे वे उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सके और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। यानी कि जब नियम और रेगुलेशन विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल के मूल्यों को बढ़ावा देने वाले होंगे, तभी वो जाकर आगे एक उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना, एक उत्कृष्ट नागरिक और एक उत्कृष्ट शिक्षक की स्थापना में सहायक होंगे। यदि विनियमन प्रणाली, जो रेगुलेशन प्रणाली है, जो नियामक प्रणाली है, वह सही होगी तो सभी वित्त प्रक्रियाओं और शैक्षिक परिणामों को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किए जाने के माध्यम से प्रणाली की जो अखंडता है वो सुनिश्चित होंगी। कहने का मतलब है कि यदि स्कूली शिक्षा का जो नियामक सिस्टम है वह एकदम सही होगा, तब सभी वित्त प्रक्रियाओं और शैक्षिक परिणामों को पूरी पारदर्शिता के साथ हम सामने रख सकते हैं, सार्वजनिक किया जा सकता है, और इस प्रकार स्कूली शिक्षा प्रणाली की जो अखंडता, जो मर्यादा है, वो सुनिश्चित हो सकेगी। यह बात इसमें कही गई है। आगे इसमें कहा गया है कि वर्तमान में जो स्कूली शिक्षण प्रणाली है उसमें कुछ कमियां हैं। सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान समस्त शैक्षणिक संस्थानों के नियमन और नीतियों के निर्माण से संबंधित कार्यों को एकल निकाय, स्कूल शिक्षा विभाग या इसके अंगों द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में स्कूली शिक्षण प्रणाली में सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान समस्त शैक्षणिक संस्थानों के नियमन और नीतियों के निर्माण से संबंधित कार्यों को एकल निकाय द्वारा, और उस एकल निकाय का नाम है स्कूली शिक्षा विभाग या इसके अंगों द्वारा संपन्न किया जाता है। यह वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो है, लेकिन इसमें अपेक्षित सुधार होने चाहिए। यह बात इस शिक्षा नीति में कही गई है कि ये सभी कार्य जो एकल निकाय कर रहा है या उसके अंग कर रहे हैं, इस प्रकार नहीं होना चाहिए।
अब जब ये एकल निकाय स्कूली शिक्षा विभाग या इसके अंगों द्वारा ये कार्य संपन्न किए जा रहे हैं तो इसके परिणाम हैं, जिसका परिणाम क्या है कि शक्ति के सशक्त केंद्रीकरण और हितों के टकराव के रूप में सामने आता है। यानी कि जब सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान, समस्त शैक्षणिक संस्थानों के नियम और नीतियां जब एकल निकाय बनाएगा तो इसमें कुछ टकराव सामने आते हैं, यानी कि शक्ति के सशक्त केंद्रीकरण और हितों के टकराव के रूप में सामने आते हैं। इसका एक और परिणाम है कि स्कूली प्रणाली के अप्रभावी प्रबंधन के रूप में सामने आता है। यानी कि पूरा काम जब एक ही बॉडी संभालेगी तो उसमें स्कूली प्रणाली का जो प्रबंधन है वह अप्रभावी रूप से होगा, प्रभावी रूप से वह अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पाएगी। इसका एक और परिणाम स्कूली प्रणाली के अप्रभावी प्रबंधन के रूप में भी सामने आता है, क्योंकि शिक्षा प्रावधानों से संबंधित प्रयास स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक रूप से निभाई जाने वाली विनियमन और इस जैसी अन्य भूमिकाओं के कारण अक्सर अपनी दिशा भटक जाते हैं। हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इस पर बल देती है कि स्कूली शिक्षा विभाग को विनियमन जैसे कार्य नहीं करने हैं, विनियामक जैसे कार्य उसे नहीं करने हैं, उसे केवल सुधार और निगरानी रखने का कार्य करना है। यह कार्य अलग तरीके से अलग बॉडी द्वारा किया जाना चाहिए। वर्तमान नियामक व्यवस्था जहां एक तरफ लाभ के लिए खोले गए अधिकतर फॉर प्रॉफिट निजी स्कूलों द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे शिक्षा के व्यावसायीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर नियंत्रण नहीं कर सका। जो वर्तमान का जो नियामक सिस्टम है, रेगुलेटिंग जो सिस्टम है, वह एक तरफ तो जो निजी स्कूल है बड़े पैमाने पर खोले जा रहे हैं व्यावसायीकरण के लिए, व्यवसाय के लिए, और दूसरा अभिभावकों के आर्थिक शोषण के लिए। बड़े पैमाने पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है ट्यूशन और फीस के माध्यम से, उसको रोकने में नाकामयाब है। तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अभिभावकों का आर्थिक शोषण रुके और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इसके ऊपर इस शिक्षा नीति ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। वहीं दूसरी तरफ यह अक्सर ही अनजाने में सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित निजी परोपकारी स्कूलों को हतोत्साहित करता है। यानी कि जो इस प्रकार की जो ऊपर जो व्यवस्था दी गई है निजी स्कूलों द्वारा, बड़े पैमाने पर जो निजी स्कूल खुले जा रहे हैं, अभिभावकों का जो आर्थिक शोषण हो रहा है, यह समस्त कार्य सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित निजी और परोपकारी स्कूलों को हतोत्साहित करता है। सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए आवश्यक नियामक दृष्टिकोण के बीच बहुत अधिक विषमता रही है। यानी कि निजी और सार्वजनिक स्कूलों के मध्य अभी जो वर्तमान में विषमता जो खाई है उसको कम करना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। जबकि दोनों का उद्देश्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, निजी और सरकारी दोनों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवित लोकतांत्रिक समाज का आधार है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवित लोकतांत्रिक समाज का आधार है और देश के लिए उच्चतम स्तर के शैक्षणिक परिणामों को हासिल करने के लिए इसके संचालन के तरीकों को परिवर्तित और सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली लोकतांत्रिक समाज का आधार है और देश के उच्चतम स्तर के शैक्षणिक परिणामों को हासिल करने के लिए हमें इसके संचालन के जो तरीके हैं उनमें सुधार करना जरूरी है। यानी कि वर्तमान के जो नियामक सिस्टम है उसमें हमें सुधार करना है। इसके साथ ही कहा गया कि निजी और परोपकारी स्कूलों को भी एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम किया जाना चाहिए। यानी कि सार्वजनिक शिक्षा
जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है उनके साथ साथ निजी और परोपकारी स्कूलों को भी एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद भूमिका निभाने वाले संस्थान के रूप में सक्षम और उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है। आइए अब हम इस एनईपी में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जहां से सवाल बन सकते हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली से संबंधित जिम्मेदारियों और इसके विनियमन से संबंधित दृष्टिकोण के बारे में इस नीति के प्रमुख सिद्धांत और खास सिफारिशें इस प्रकार हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया कि स्कूली शिक्षा विभाग जो स्कूल शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है, यानी कि स्कूल शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय कौन सा है? स्कूली शिक्षा विभाग सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि इसमें कहा गया कि स्कूली शिक्षा विभाग है जो स्कूली शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है और यह निकाय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। इसमें बात कही गई है। दूसरा इसमें कहा गया कि यह जो स्कूली शिक्षा विभाग है यह सार्वजनिक स्कूलों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और हितों के टकराव को कम करने के लिए स्कूलों के प्रावधान और संचालन के साथ स्कूलों के विनियमन में शामिल नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण लाइन है कि स्कूली शिक्षा विभाग का काम रहेगा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा, लेकिन इसको स्कूलों के प्रावधान और संचालन के साथ साथ स्कूलों के विनियमन में शामिल नहीं है। इसमें इसे शामिल नहीं होना है। स्कूली सिस्टम का विनियमन करने के लिए एक अलग अथॉरिटी होगी, यह कार्य उसका होगा, न कि स्कूली शिक्षा विभाग का। तो यह बात आपके समक्ष क्लियर होनी चाहिए। दूसरा इसमें कहा गया कि संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली की सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निर्देशालय की होगी। यानी कि संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्कूली शिक्षा निर्देशालय की होगी, जिसमें कौन होंगे? डीओ, बीओ आदि शामिल होंगे। और ये शिक्षा निर्देशालय शैक्षिक संचालन और प्रावधान से संबंधित नीतियों को लागू करने का काम स्वतंत्र रूप से करेगा। ये बात इसमें कही गई है। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो वह है स्कूली शिक्षा निर्देशालय की। जबकि स्कूली शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय कौन सा है? तो स्कूली शिक्षा विभाग है, जिसका कार्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होना। आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि प्री स्कूल शिक्षा है, जो प्री स्कूली शिक्षा निजी, सार्वजनिक और परोपकारी सहित आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। यानी कहा गया कि प्री स्कूल शिक्षा निजी, सार्वजनिक और परोपकारी सहित आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता विनियमन या मान्यता प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसमें कहा गया कि प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्कूली स्तर तक, चाहे निजी हो, चाहे सार्वजनिक हो या परोपकारी सहित समस्त जो शिक्षा है वे गुणवत्ता युक्त मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी चरणों के एक प्रभावी
गुणवत्ता विनियमन या मान्यता प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन करें, यानी कि उन्हें व्यावसायिक और गुणवत्तायुक्त मानक है उनका पालन करना होगा। अब ये मानक कौन बनाएगा? उसके लिए इसमें कहा गया कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र राज्य व्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की स्थापना करेंगे। प्रत्येक राज्य इसकी स्थापना करेगा। किसकी? राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की, जो एक स्वतंत्र निकाय होगा और राज्य व्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। और यह क्या करेगा? यह निकाय स्कूलों के लिए मानक निर्धारण का कार्य करेगा कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्तापूर्ण मानक का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका जिम्मेदारी है जो इसकी होगी। किसकी? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की। अब राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण कुछ बुनियादी मानकों जैसे बचाव, सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, कक्षाओं और विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी और शासन की उपयुक्त प्रक्रिया पर न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा, जिसका पालन सभी स्कूलों के द्वारा होगा। सभी स्कूलों को करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मानक निर्धारण करने के लिए, कुछ व्यावसायिक और गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन करने के लिए एक राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है, जिसका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। आगे इसमें कहा गया कि SCERT स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग द्वारा विभिन्न हितधारकों विशेष रूप से शिक्षकों और स्कूलों से परामर्श के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए इन मानदंडों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यानी कि जो ये मानदंड होंगे उनकी रूपरेखा तैयार कौन करेगा? SCERT। और SCERT है जो विभिन्न हितधारकों विशेष रूप से शिक्षकों और स्कूलों से परामर्श करने के पश्चात यह रूपरेखा तैयार करेगा और उस रूपरेखा को राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाएगा, उसका नियंत्रण और निर्देशन किया जाएगा। आगे इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के लिए स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी विनियामक सूचनाओं का पारदर्शी सार्वजनिक स्व प्रकटीकरण बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। यानी कि जो नियम, जो रेगुलेशन, जो मानक बनाए जाएंगे उनका पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक रूप से उनका प्रचार किया जाएगा। स्व प्रकटीकरण बड़े पैमाने पर उसका प्रसार किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा। जिन आयामों पर जानकारी का स्व प्रकटीकरण किया जाना है और प्रकटीकरण का प्रारूप स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा स्कूलों के लिए मानक तय करने की दुनिया भर में की जा रही बेहतरीन पहलों के अनुसार तय किया जाएगा। यानी कि वो भी दुनिया में किस तरह के मानक निर्धारित हो रहे हैं उनके अनुसार किया जाएगा। यह जानकारी सभी स्कूलों द्वारा अपडेट की जाएगी और अपनी और सार्वजनिक वेबसाइटों जिन्हें स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है पर मुहैया करवानी होगी। यानी कि सभी स्कूलों के द्वारा अपडेट की जाएगी जो भी जानकारी है, उसको राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण है जो अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएगा। इसमें कहा गया सार्वजनिक डोमेन में उठाई गई या फिर सार्वजनिक जीवन से जुड़े हितधारकों या अन्य लोगों की किसी भी शिकायत की जो शिकायत होगी उसका हल है जो SSSA द्वारा किया जाएगा। यानी कि
जो भी शिकायत होगी उसका हल है जो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। आगे कहा गया है कि एक नियमित अंतराल पर कुछ चयनित छात्रों से ऑनलाइन फीडबैक मंगवाए जाएंगे ताकि नियमित अंतराल पर महत्वपूर्ण सुझाव मिल सके। आगे कहा गया है कि एसएसएसए के सभी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी को उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, यानी तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। इससे स्कूलों द्वारा वर्तमान में वहन किए जाने वाले नियामक जनादेशों में भारी कमी आएगी। इस प्रकार के प्रावधान एनईपी 2020 में शामिल किए गए हैं और वो भी स्कूलों के मानक और मानदंड क्या होंगे उसके बारे में। आगे इसमें कहा गया है कि राज्य में अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामलों जिसमें एससीईआरटी, राज्य में अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले जो है जो एससीईआरटी जो एनसीईआरटी के साथ परामर्श और सहयोग के लिए नजदीक से जुड़ा होगा के नेतृत्व में होंगे, जो कि एक संस्थान के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा। यानी कि एससीईआरटी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग संस्थान है, इसको मजबूत किया जाएगा जो कि राज्य में अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रम से शैक्षणिक मामलों की देखरेख करेगी। एसईआरटी सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगा। यानी कि एसईआरटी है जो सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगा, SQAAF तैयार करेगा। तो ये कौन करेगा? एससीईआरटी करेगा। और राजस्थान की बात करेंगे तो ये करेगा RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान। आगे कहा गया कि CRC, BRC और डाइट जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए SCERT एक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के तहत काम करेगा, जो कि 3 वर्षों के अंदर निश्चित रूप से इनकी क्षमताओं और कार्य संस्कृति को बदलकर इन्हें उत्कृष्टता के जीवंत संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगा। यानी कि जो RSCERT है, यह CRC, BRC और डाइट जैसे संस्थान हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए एक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के तहत काम करेगा, जो 3 वर्षों के भीतर इनकी क्षमताओं और इनकी कार्य संस्कृति को बदलकर उत्कृष्टता के जीवंत संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगा। इस बीच स्कूल छोड़ने वाले स्तर पर छात्रों की दक्षताओं के प्रमाणन को प्रत्येक राज्य में प्रमाणन या परीक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यानी कि जो छात्र बीच में स्कूल छोड़ देते हैं तो उन छात्रों की दक्षताओं के प्रमाणन को प्रत्येक राज्य में प्रमाणन परीक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। कितने छात्रों ने स्कूल बीच में छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, क्या कारण रही, उन सब का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। और इसमें कहा गया है कि स्कूलों, संस्थानों, शिक्षकों, अधिकारियों, समुदायों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने और इन्हें संसाधनों से परिपूर्ण बनाने का काम करने वाली संस्कृति, संरचनाएं और व्यवस्थाएं इन सब की जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेगी। यानी हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो कहती है कि स्कूल, संस्थान, शिक्षक, अधिकारी और समुदाय और अन्य हितधारक इनको सशक्त बनाने और इन्हें संसाधनों से परिपूर्ण बनाने का काम करने वाली जो संस्कृति है, जो संरचनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, इन सब की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। यानी कि जो भी स्कूली विनियामक सिस्टम बनेगा वह स्कूलों, संस्थानों, शिक्षकों, अधिकारियों और समुदायों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने और इन्हें संसाधनों से परिपूर्ण बनाने का काम करने वाली जो संस्कृति है,
चर्चाएं और व्यवस्थाएं इन सब की जवाबदेही को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। प्रत्येक हितधारक और शिक्षा प्रणाली में भागीदार लोग उच्चतम स्तर की ईमानदारी पूर्ण प्रतिबद्धता और अनुकरणीय कार्यनीति के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए जवाबदेह होंगे। यानी कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक संस्थान, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक हितधारक की भूमिका की जो जवाबदेही है जो सुनिश्चित करता है। व्यवस्था की प्रत्येक भूमिका से क्या अपेक्षाएं हैं ये स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाएगा और इन अपेक्षाओं के हितधारकों के काम का मूल्यांकन गहन तरीके से होगा। जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए मूल्यांकन प्रणाली खुद को एक उद्देश्यपूर्ण और विकास उन्मुख प्रक्रिया के रूप में विकसित करेगी। यानी कि प्रत्येक की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए मूल्यांकन प्रणाली खुद को एक उद्देश्यपूर्ण बनाते हुए विकास उन्मुखी प्रक्रिया के रूप में विकसित होगी, उसे विकसित किया जाएगा। सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि यह विकास प्रदर्शन और जवाबदेही प्रणाली उच्च स्तर अखंडता के साथ और व्यवस्थित रूप से उनके नियंत्रण में रहते हुए समुचित रूप से अपना काम करती रही। आगे इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी स्कूल जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित सहायता प्राप्त नियंत्रित किए जाने वाले स्कूलों को छोड़कर का मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड, बेंचमार्कों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार से प्रबंधित सहायता प्राप्त और नियंत्रित किए जाने वाले स्कूलों को छोड़कर जो भी सार्वजनिक और निजी स्कूल हैं उनका मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर जोर देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक हित वाले निजी स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। आगे इसमें कहा गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी निजी परोपकारी प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे कि शिक्षा जो सार्वजनिक सेवा है सभी को मुहैया हो सके। माता पिता और समुदायों को ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि से सुरक्षित करने के प्रयास भी किए जाएंगे। यानी माता पिता और समुदाय को ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि से सुरक्षित करने के प्रयास भी इस शिक्षा नीति में किए गए हैं। आगे इसमें कहा गया स्कूल की वेबसाइट और SSAE वेबसाइट पर सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों की सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाएगा जिसमें कम से कम कक्षाओं, छात्रों और शिक्षकों की संख्या को जानकारी, पढ़ाए जाने वाले विषय, कोई शुल्क और NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे जैसे मानकीकृत मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के समग्र परिणाम शामिल किए जाएंगे। यानी उनका भी रिकॉर्ड है जो सार्वजनिक किया जाएगा, चाहे निजी संस्थान है चाहे गवर्नमेंट है। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए CBSE है जो MHRD के परामर्श से एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। MHRD को वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित प्रबंधित सहायता प्राप्त स्कूल है उनके लिए CBSE शिक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श करके एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। उनकी मूल्यांकन प्रणाली, उनके क्या मानक हुए उनके लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी के रूप में लेखा परीक्षा और सम्मान प्रकटीकरण मानकों के अनुसार माना जाएगा। यदि कोई अधिशेष रह जाता है तो यदि कोई हो तो शैक्षिक क्षेत्र में उसका पुनर्निवेश किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आगे इसमें कहा गया है कि स्कूली विनियमन, प्रमाणन और गवर्नेंस के लिए तय मानक, विनियामक ढांचे और सुगम प्रणाली की समीक्षा की जाएगी
ताकि पिछले दशक में प्राप्त की गई सीख और अनुभवों के आधार पर सुधार किया जा सकेगा। इसी समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र, विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित तबकों के छात्रों को उच्च स्तर, गुणवत्ता और समतापूर्ण स्कूली शिक्षा, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी 3 वर्ष की आयु से लेकर उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षा ग्रेड 12 तक निःशुल्क और अनिवार्य उनको प्राप्त हो। इसका भी समीक्षा की जाएगी। आगे इसमें कहा गया है कि ऐसी व्यवस्थाओं को समायोजित और शिथिल किया जाएगा जिससे सुरक्षा और एक सुखद और उत्पादक अधिगम स्थल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल को स्थानीय आवश्यकताओं और बाधाओं के आधार पर अपने निर्णय लेने के लिए उपयुक्त लचीलापन मिलेगा। यानी कि कोई स्कूल है और वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो अपने संस्थान के लिए आवश्यक समझे उसमें सुधार कर सकती है, उसे लचीलापन प्रदान किया जाएगा। शैक्षिक परिणामों और सभी वित्तीय, शैक्षणिक और परिचालन मामलों के पारदर्शी प्रकटीकरण को उचित महत्व दिया जाएगा। स्कूलों के मूल्यांकन में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। इससे सभी बच्चों के लिए निःशुल्क, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 4 को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति में और सुधार होगा। आगे इसमें कहा गया है कि पब्लिक स्कूल प्रणाली का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना होगा ताकि यह अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से माता पिता के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बन सके। समय समय पर समग्र प्रणाली की आवधिक जांच पड़ताल के लिए छात्रों के सीखने के स्तरों का एक नमूना आधारित नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसको हम NAS कहते हैं, प्रस्तावित किया जाएगा और यह नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रक द्वारा अन्य सरकारी निकायों जैसे NCERT के साथ उपयुक्त सहयोग के साथ किया जाएगा, जो अनेकों कार्यों जैसे डेटा विश्लेषण के साथ साथ मूल्यांकन प्रक्रियाओं में भी सहायता कर सकेगा। यानी कहने का मतलब है कि क्लास 3, क्लास 6, क्लास 9 इनका नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाएगा। और इसका आयोजन कौन करेगा? इसका आयोजन परख द्वारा किया जाएगा, जो NCERT के सहयोग से करेगा। उसके आधार पर डेटा विश्लेषण किया जाएगा। आगे कहा गया है कि मूल्यांकन में सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें राज्यों को अपने स्वयं के जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण स्टेट अचीवमेंट सर्वे का संचालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामों का उपयोग केवल विकास के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। स्कूली शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए उनके समग्र और विद्यार्थियों की पहचान उजागर किए बिना उनके परिणामों को स्कूलों द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। यानी कि जो स्टेट अचीवमेंट सर्वे उसके परिणामों को भी सार्वजनिक किया जाएगा ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सके और जो कमियां रही उनमें सुधार किया जा सके। लेकिन उसमें विद्यार्थियों की जो निजी जानकारी है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, विद्यार्थियों की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा ताकि उनमें हीन भावना का विकास न हो। प्रस्तावित नए मूल्यांकन केंद्र प्रक की स्थापना तक NCERT एक NAS को जारी रख सकता है। यानी कि वर्तमान में NAS प्रक नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्तमान में जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हैं, यह प्रक नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है, जो NCERT के सहयोग से आयोजित करता है। लेकिन इस प्रक की स्थापना 2023 में की गई
इससे पहले इसका आयोजन है जो एनसीईआरटी कराता था। इसमें कहा गया एनसीईआरटी तब तक कराएगा जब तक परख की स्थापना नहीं हो जाती है, और परख की स्थापना एनसीईआरटी ने ही की है 2023 में। और आखिरकार इसमें कहा गया है कि अंत में स्कूलों में नामांकित बच्चों और किशोरों को इस पूरी प्रक्रिया में नहीं भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि स्कूल प्रणाली उनके लिए डिजाइन की गई है, बच्चों के लिए की गई है, और उनकी सुरक्षा और अधिकारों पर ध्यान देना विशेष रूप से बालिकाओं और किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न गंभीर मुद्दों जैसे कि मादक द्रव्यों के सेवन, कई प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न की रिपोर्टिंग, बच्चों और किशोरों के अधिकारों या सुरक्षा के लिए खिलाफ किसी भी तरह की उल्लंघन पर प्रक्रिया के लिए स्पष्ट, सुरक्षित, कुशल तंत्र के साथ प्रणाली द्वारा सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बात का भी उल्लेख इसमें किया गया है। ऐसे तंत्रों का विकास जो सभी छात्रों के लिए प्रभावी, सामयिक और सर्वविदित हो, उच्च स्तर प्राथमिकता वाले होंगे। यानी कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने एक थ्योरी के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 8 जो स्कूली शिक्षा के मानक के बारे में था, उसके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक पर आधारित अन्य और महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।